how you see Omar Abdullah as a chief minister this time in UT? I think Omar Abdullah this time is a changed chief minister. He's a better chief minister. He's a more approachable chief minister. How you see Lieutenant Governor? मेरे सिलेबस से बाहर जा रहे हो आप. बट आई थिंक वो रहता है ना कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं. देखिए बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं. तो कलर साहब, एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर एक सही डायरेक्शन पे है? कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो हम बहुत सी रियासतों से, बहुत सी यूनियन टेरिटरी से बहुत बेहतर हैं. जम्मू अगर या श्रीनगर शहर देखें तो एक तरह से ओल्ड एज होम बनते जा रहे हैं कि यहाँ पर बुजुर्ग रह गए, वो मतलब जो वही लोग रह गए जो बाहर नहीं शिफ्ट हो सकते थे. एक कारण ये है कि हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेहतर हैं, लेकिन हमें एक आदत है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को हमेशा अंडरमाइन करते हैं. रणजी ट्रॉफी जीतना जम्मू कश्मीर के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है? रणजी ट्रॉफी जीतना बहुत बड़ा अचीवमेंट है. इट इज अनप्रेसिडेंटेड, एग्जाम्पलरी एंड इट इज इंस्पायरिंग. ईयर बाय ईयर आपने भी स्पोर्ट्स को बदलते देखा है, क्रिकेट के साथ तो आप खुद जुड़े रहे हैं. आपको लगता है कि यही एक नया जम्मू कश्मीर है? का सबसे बड़ा कारण है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का J&K के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स पैकेज. चुनी हुई सरकार भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्या ये दोनों सरकारों के जो दो पावर हाउसेस हैं उससे जम्मू कश्मीर को बेनिफिट हो रहा है? हमेशा ये कहा जाता है कि दो कश्तियों में पैर रखने वाला इंसान हमेशा डूबता है. जी. जब से स्टेटहुड मतलब धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर UT बना, आपको लगता है कि डेवलपमेंट का लेवल बढ़ा है? और हमारा जो माइंडसेट है क्रिटिकल है. तो अगर आप पॉजिटिवली देखना शुरू करें तो उस हिसाब से क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है ये सरकार, खासतौर पे यूथ को देखे तो? यूथ को ये मालूम था कि हम UT के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन यूथ को ये भी उम्मीद था कि जल्दी हमें स्टेटहुड मिल जाएगा. मगर कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट जो है वो रहती है सिविल सोसाइटी में कि गवर्नमेंट उतना रोल हमारा नहीं रखती जितना होना चाहिए. इट इज अप टू द गवर्नमेंट कि वो लोगों को कितना ऑन बोर्ड लेगी. स्ट्रेट ड्राइव, जहां हम अलग अलग पर्सनैलिटीज का इंटरव्यू करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि सीधे सवालों के सीधे ही जवाब सामने आए. मगर आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, मगर पॉलिटिक्स के साथ भी उनका खास रिश्ता रहा है. मगर ये सब कुछ होते हुए भी वो एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं है, सिविल सोसाइटी का हिस्सा है. और ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक डिफिकल्ट जॉब है, मगर उसमें सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जम्मू कश्मीर के आज के पर्सपेक्टिव को लेकर बात करेंगे एक एमिनेस्ट एजुकेशनिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रंजीत कालरा से. तो कालरा साहब, एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर एक सही डायरेक्शन पे है? देखिए, जम्मू कश्मीर को जब आप स्टडी करते हैं, जम्मू कश्मीर को हर जाविये से देखते हैं, तो आप ये भी देखें कि जम्मू कश्मीर आमतौर पे किन हालात से गुजरा है, किस तरह का हमारा पिछले 20-25 साल से टर्मोइल वाला एक पीरियड रहा है. तो कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो हम बहुत सी रियासतों से, बहुत सी यूनियन टेरिटरी से बहुत बेहतर हैं. अगर आप रिसेंट हैपनिंग्स देखेंगे तो हमारे दोनों यूनिवर्सिटीज़, जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी, NAC A++ ग्रेड में आए हैं. दैट मीन्स वी आर अमंग द टॉप इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. उसी और अगर आप हमारा कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमारे यहाँ जो एजुकेशन के पॉलिसीज़ हैं वो देखें, हमारे यहाँ जिस तरह से एजुकेशन को ग्रास रूट तक ले जाने की कोशिश की जा रही है वो देखें, तो हम बहुत बेहतर हैं और हम बहुत स्टेट से आगे हैं. Having said that, I think there's always scope for improvement. There's always scope to better things. बट अगर कॉम्प्रिहेंसिवली ओवरव्यू लें आप सब चीज़ों का मिला के, कल्चर के हिसाब से, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, नए कॉलेजेस के हिसाब से, जिस तरह से हमारे जो बच्चे हैं UPSC के एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं, मेडिकल नीट में अच्छा कर रहे हैं, तो ये जो बेस है उनका, वो तो एजुकेशन जो जम्मू कश्मीर में उनको दी जाती है वही है. और अभी आपने देखा कि नया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल असेंबली में आया, बड़ा प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का. तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छे डायरेक्शन में हैं और अगर हालात जो अच्छे बने रहें, पीस प्रिवेल करे, तो नए एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ आएंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी ताकि वो स्कूल एजुकेशन से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से अपने जो एजुकेशन है बेहतर कर सकें. और जो हमारे बच्चे कई वजूहात से बाहर जाते थे वो यहाँ ही रहकर अपने ही यहाँ पढ़ें. और अगर इसमें मैं कहूँगा कि अगर आप देखें, हमारे पास IIM है, IIT है, अभी एम्स यहाँ खुल गया है, हमारे नए कॉलेजेस आ रहे हैं, तो बहुत कुछ हमारे पास ऐसा है एजुकेशन के लिहाज से जो बहुत बेहतर है. हमें सिर्फ इसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, सिस्टम्स को सेट करने की ज़रूरत है, और हमारे बेंचमार्क जो हैं वो डाइल्यूट ना हो
और बेहतर होते जाएं। डॉक्टर इस साहब, पे काम करने की एक जरूरत है। समय था जब पंजाब से यूथ तकरीबन फॉरेन कंट्रीज की तरफ, बाहर की तरफ जाना शुरू हो गया था, और फिर पंजाब ने ये बड़ा सीरियसली सोचा था कि कारण क्या है। आपको लगता नहीं है जम्मू कश्मीर में सब कुछ, आपने जैसे कहा, बहुत कुछ होते हुए भी यहाँ का यूथ बाहर जाने को है? और जम्मू अगर या श्रीनगर शहर देखें तो एक तरह से ओल्ड एज होम बनते जा रहे हैं कि यहाँ पर बुजुर्ग रह गए, वो मतलब जो वही लोग रह गए जो बाहर नहीं शिफ्ट हो सकते थे। क्या कारण, इसके कारण क्या हो रहे देखिए, इसके दो कारण हैं। हैं? पहला, एक कारण ये है कि हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेहतर हैं। हम्म। ये हमारा बच्चा बाहर जाएगा तो कुछ सीखेगा, वो उसको एक्सपोजर मिलेगा, वो दुनिया में लड़ना सीखेगा, सर्वाइव करना सीखेगा। वो ठीक बात है, लेकिन हमें एक आदत है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को हमेशा अंडरमाइन करते हैं। और जब मैंने यूपीएससी के रिजल्ट्स की बात की, तो जो बच्चे यहाँ यूपीएससी क्लियर करते हैं वो इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स के साथ compete करके करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ के ही पढ़े हैं। आप देखो, राजौरी पुंछ के बच्चे आईएएस करते हैं, कश्मीर डोडा के करते हैं। तो उस लिहाज से हमें थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा हमें एज सिविल सोसाइटी, एज पेरेंट सपोर्ट करना पड़ेगा। और हमें ये माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि बाहर जो है वो बेहतर है। बाहर के कुछ एडवांटेजेस जरूर रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी अब ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेहतर हो रहे हैं। और जब तक हम अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने एजुकेशनिस्ट में, अपने प्रोफेसर्स में यकीन नहीं रखेंगे, तो हम फिर बाहर की तरफ ही देखेंगे। तो वी आर अमंग द बेस्ट, बट वी नीड टू बिलीव दैट वी आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेशन। आपको लगता है जम्मू कश्मीर का यूथ जो है इस समय पॉलिटिकल अवेयर हो रहा है, उसे अपने राइट्स का पता है, वो चीजों को समझ रहा है? जम्मू कश्मीर का यूथ हमेशा से पॉलिटिकली अवेयर था। और अगर आप पिछले इलेक्शन की बात करें तो हमारा परसेंटेज असेंबली इलेक्शन में बहुत बढ़ गया है। तो उसका कारण यह है कि यूथ पॉलिटिकली अवेयर है, यूथ अपने राइट्स को समझता है। और आप अगर सोशल मीडिया पे देखें तो जब यूथ लोग वोट दे के आते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं कि हमने वोट दिया, तो पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। आई थिंक दे मेक द राइट चॉइसेस। बट सवाल यह है कि हम जो इलेक्शन में यूथ बिलीव करते हैं, जिस तरह से वो गवर्नमेंट बनाते हैं, दैट बिलीफ इन द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू डिलीवर बैक, उसको हमको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एजुकेशन से स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, क्योंकि आप एक, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशनिस्ट भी हो और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी हो। आप खुद भी एक क्रिकेटर रहे हैं, रांची खेली है लंबे समय तक। नहीं, रांची नहीं मैंने खेली। अच्छा, आई प्लेड सीके नायडू, आई प्लेड विजय मंडल, आई प्लेड बट इंटर। हाँ, क्रिकेटर तो रहे हैं और जेकेसीए के साथ जुड़े भी रहे हैं। जी। रणजी ट्रॉफी जीतना जम्मू कश्मीर के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है? देखिए, रणजी ट्रॉफी जीतना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, एग्जाम्पलरी एंड इट इज इंस्पायरिंग। और जितनी तारीफ की जाए लड़कों की, उनकी मेहनत की, वो कम है। और यहाँ मैं बात करूंगा मिथुन मनास की, ब्रिगेडियर अनिल की। जिस तरह से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन किया, जिस तरह से क्रिकेट को यहाँ पिछले 4 साल से चलाया, आई थिंक जिस तरह का फाउंडेशन इरफान पठान के टाइम पे बना था, वो उसको इन्होंने बिल्ड किया। तो जिससे ये बिलीफ लड़कों में जागा कि हम भी कर सकते हैं। तो जब भी कोई इतनी बड़ी विक्ट्री होती है, एक बहुत बड़ा एफर्ट उसके पीछे बिहाइंड द कर्टन जाता है। एंड आई थिंक इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट फ्रॉम द सिलेक्टर्स टू एवरीबडी। बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमने वो कर लिया है, तो नेक्स्ट जनरेशन को ये बिलीफ रहेगा कि हम भी कर सकते हैं। अब हमें इसे मेंटेन करना है, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो आई एम श्योर लड़कों में जो बिलीफ है, जो इनमें अब एक अपने आप में विश्वास जागा है, तो ये हम आगे भी कर पाएंगे और बाकी गेम्स पे भी ये जो है अच्छा एक प्रभाव डालेगा। अच्छा, ओवरऑल अब काफी सारे स्पोर्ट्स में देखा कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ के खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं। तो ईयर बाय ईयर आपने भी स्पोर्ट्स को बदलते देखा है, क्रिकेट के साथ तो आप खुद जुड़े रहे हैं। आपको लगता है कि यही एक नया जम्मू कश्मीर है कि जहाँ टैलेंट निकल के आया है, और इसके पीछे गवर्नमेंट्स का कितना बड़ा रोल रहा है? देखिए, इसके 2-3 कारण है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का J&K के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स पैकेज, जिसके तहत हमने नए स्टेडियम बनाए, पुराने स्टेडियम्स को रिफर्बिश किया। सो वी गॉट एन इम्पीटस विद रिगार्ड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंडली, आई थिंक जो मनोज सिन्हा साहब के टाइम पे जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई 70 साल के बाद, जो एक गाइडिंग फैक्टर बन गया है कि स्पोर्ट्स कैसे चलेगा, इनाम कैसे दिया जाएगा, प्राइज मनी कैसा होगा, स्पोर्ट्समैन को कैसे सपोर्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग का क्या पैरामीटर रहेगा, स्पेशली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे सपोर्ट होगा। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो गाइडिंग लाइट बन गया है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, आपने देखा पिछले दिनों SRO के तहत स्पोर्ट्स पर्सन की एक लिस्ट बनी है जिनको स्पोर्ट्स के बेसिस पे जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। दैट इज ऑल्सो
अ बेसिस ऑफ द स्पोर्ट्स पॉलिसी। सो आई थिंक जिस तरह से मनोज सिन्हा साहब के टाइम पे स्पोर्ट्स को चलाया गया, प्रायोरिटी पे चलाया गया, वो बहुत अच्छा एक प्रभाव उससे पड़ा और बहुत सी गेम्स को चलाया गया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया, हमें खेलो इंडिया सेंटर्स दिए, लगभग 100 के करीब खेलो इंडिया सेंटर्स J&K में है, हाईएस्ट इन द कंट्री। तो जिस तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट से आया और जिस तरह का सपोर्ट मनोज सिन्हा साहब ने एज लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ दिया, स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी पे लिया गया। जब स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी पे लिया गया और बाकी पुलिस, आर्मी, CRP, बाकी लोगों ने भी अपनी जगह अपना अपना रोल निभाया, तो स्पोर्ट्स एक छोटा मूवमेंट बन गया। उस मूवमेंट को बढ़ाने की जरूरत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है और हमें सिर्फ यह है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स न लेते हुए सिर्फ एक यूथ ओरिएंटेड इनिशिएटिव लेके देखना पड़ेगा, ताकि हम एक हेल्दी स्पोर्ट्स इनिशिएटिव को तो रखें और स्पोर्टिंग एक्सीलेंस को भी प्रमोट करें और दोनों का हेल्दी मिक्स लेके हम आगे बढ़े। देखिए, अगर हम ये बात करें किसी पॉलिटिशियन से, तो वो तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज के हिसाब से ही जवाब देते हैं, बट क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन नहीं है, एजुकेशनिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, तो शायद आप सीधा जवाब दे पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में हमेशा ये कहा जाता है कि एक सरकार का रूल ज्यादा हो, यानी कि स्टेटहुड हो और एक गवर्नमेंट का रूल हो तो बेटर होता है। पर मुझे लगता है पिछले 1.5, 2, 3 सालों से चुनी हुई सरकार भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या ये दोनों सरकारों के जो 2 पावर हाउसेस हैं, उससे जम्मू कश्मीर को बेनिफिट हो रहा है या बेनिफिट हुआ है? देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि 2 कश्तियों में पैर रखने वाला इंसान हमेशा डूबता है। जी। सो व्हाट आई थिंक इज दैट अगर क्लैरिटी बन जाए, विजन विद रिगार्ड टू बिजनेस रूल्स, विद रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, वो हमारे लिए बेहतर है। बेहतर इसीलिए है क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो एक ऑफिस है वो दिल्ली के साथ उसका एक लिंक है जी। और हमें दिल्ली का सपोर्ट बड़ा जरूरी चाहिए। और आपने देखा कि मनोज सिन्हा साहब के टाइम पे यहाँ काफी अच्छे काम हुए, डेवलपमेंट हुए, तो वो तजुर्बा, वो लिंक जो उस लेवल पे है, अगर वो गवर्नमेंट के काम आ सके और गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक लाइजान और एक अच्छे तालमेल में चल सके विद रिगार्ड टू क्लैरिटी ऑफ देयर पोजीशन, विद रिगार्ड टू क्लैरिटी ऑफ बिजनेस रूल्स एंड देयर बाउंड्रीज, तो आई थिंक इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस दैट वुड बी बेटर। और गवर्नमेंट ने तो कहा है कि जब अच्छा टाइम आएगा तो स्टेटहुड दिया जाएगा। तो आई होप जो भी हो वो लोगों की बेहतरी के लिए हो, कॉन्फ्लिक्ट से लोगों का बेहतरी नहीं होने वाली। जब से स्टेटहुड मतलब धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर यूटी बना, आपको लगता है कि डेवलपमेंट का लेवल बढ़ा है, एक नई चीजें मिली हैं जम्मू कश्मीर को? देखिए, हमें हमेशा ये रहता है कि हम उन चीज़ों की तरफ गौर करते हैं जो हमारे पास नहीं है और हमारा जो माइंडसेट है क्रिटिकल है। तो अगर आप पॉजिटिवली देखना शुरू करें, तो कल भी आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने SRO के तहत लगभग 90 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। आपने देखा पिछले दिनों यहाँ हॉर्टिकल्चर का एक बाग उन्होंने इनॉग्रेट किया। इसी तरह आपने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने नवरात्रे में पूरे मंदिरों के दौरा कर, रघुनाथ बाजार में आरती वगैरह करके और एक फोकस लाने की कोशिश की बैक ऑन द सिटी ऑफ टेम्पल्स। आप देखें कल यहाँ जो नशा मुक्त अभियान जो है साहब लॉन्च कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये छोटे मोटे फैक्टर्स नहीं है, ये नशा मुक्त अभियान जो है ये आपके यूथ के फ्यूचर को लेके है, और ये यूटी लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो अगर आपने क्रिटिकली ही देखना है तो फिर तो जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लो। अगर आप पॉजिटिवली देखें तो मैं तो इसे LG साहब का एक बहुत अच्छा कदम मानता हूं कि पहले पुलिस के साथ रिव्यू मीटिंग्स किए और पुलिस का जो अहम रोल है उसको और ज्यादा पावर दी। आपने देखा पिछले दिनों बहुत सी गिरफ्तारियां की गई, बहुत सारा पुलिस ने इनिशिएटिव लिया एंटी ड्रग, और अब एक एक स्टेट ड्यूटी मूवमेंट की तरह इसको 100 दिन के लिए एक प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। तो ये अच्छे कदम है। तो अगर आप अच्छाई देखना चाहते हैं तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। जो जम्मू कश्मीर में 2024 की इलेक्शन हुई थी, सरकार बनी थी, अब एक चेंज सरकार है क्योंकि यूटी की गवर्नमेंट है, उतनी पावर्स नहीं है, होम नहीं है, बट आपको लगता है कि एक बार, क्योंकि आप इलेक्शन के आइकन भी रहे हैं, जिस तरह से यूथ का एक बड़ा रोल रहा है, उस हिसाब से क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है ये सरकार, खासतौर पे यूथ को देखे तो? देखिए, जब इलेक्शन हुआ था तो J&K यूटी था। यूथ को ये मालूम था कि हम यूटी के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन यूथ को ये भी उम्मीद था कि जल्दी हमें स्टेटहुड मिल जाएगा। ऑब्वियसली स्टेटहुड देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये मुनासिब समझेंगे, उन्होंने वादा किया है, वो यहाँ देंगे। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के जितने वादे रहे विद रिगार्ड टू इलेक्शन, विद रिगार्ड टू सेंसस, एवरीथिंग दे हैव फुलफिल्ड। तो मुझे उम्मीद है कि ये वादा भी वो पूरा करेंगे। लेकिन J&K ऑल सेड एंड डन इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट। इट इज अ स्टेट जहां हमारे बड़े अच्छे नेबर्स हैं जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ पिंच करते रहते हैं। सो लॉट ऑफ फैक्टर्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, बट यस, यूथ हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यूथ पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन हैज इंक्रीज्ड
ऑब्वियसली यूथ का कुछ अपने गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ एक्सपेक्टेशन है, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग एट इट, और आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होगा यहाँ पे। खालसा साहब, हमेशा ये बात होती है कि पॉलिटिकल जो एक दायरे होते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, वो तो स्ट्रांग रहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक अलग होते हैं, पर इसके बीच में एक ऐसी लाइन होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है हर एक स्टेट के लिए, वो होती है सिविल सोसाइटी। यू आर पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी हैं। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के डिसीजन मेकिंग में या बाकी चीजों में सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, और क्या सिविल सोसाइटी अपना रोल ठीक से निभा पा रही है? देखिए, हर सिविल सोसाइटी उतना ही रोल निभाती है जितना उसको गवर्नमेंट ऑन बोर्ड लेती है। अब जैसे नशा मुक्त अभियान कल से शुरू है यहाँ पे, और आपने देखा होगा कल वर्दी डिप्टी कमिश्नर ने एक मीटिंग की, और कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग की पूरे शहर के एमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ, डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन्स के साथ। सो देव टेकन देम ऑन बोर्ड। तो जब उनको ऑन बोर्ड लेंगे तो सिविल सोसाइटी इज ऑलवेज रेडी टू कंट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इस तरह से अगर आप सिविल सोसाइटी में एतमाद जताएंगे तो सिविल सोसाइटी हमेशा रिस्पॉन्ड करेगी विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट्स अप टू द गवर्नमेंट, उनको कितना ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। आप जितना सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लेंगे, आखिरकार हम सब शहरी हैं, हम अपने शहर और अपने देश की तरक्की में अपना हिस्सा डालने की सबको मंशा है। और लेट मी टेल यू एवरीबडी, स्पेशली मैं जम्मू की बात करूंगा, अपने लोगों की बात करूंगा, सब लोग नेशनलिस्ट हैं, सब लोग भारत की तरक्की में हिस्सा डालना चाहते हैं। अगर आप हर इंसान की जो एक्सपर्टीज है, उसका जो कंट्रीब्यूशन करने का लेवल है, उसको ऑनर करेंगे तो वो भी आपकी पॉलिसी को ऑनर करेंगे। मगर कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट जो है वो रहती है सिविल सोसाइटी में कि गवर्नमेंट उतना रोल हमारा नहीं रखती जितना होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और डेवलपमेंट ऑफ नेशन। सी, आई सेड अर्लियर, इट इज अप टू द गवर्नमेंट कि वो लोगों को कितना ऑन बोर्ड लेगी। मेरे हिसाब से जितना गवर्नमेंट के साथ वो अब पिछले दिनों आपने देखा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बजट से पहले मैराथन मीटिंग्स की, सब 10 दिन 15 दिन मीटिंग की सबके साथ। सो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नेगेट कर रहे हैं, लेकिन जितना बेहतर करेंगे उतना अच्छा। आपने लंबे समय से पॉलिटिक्स को नजदीकी भी देखा, हाउ यू सी उमर अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर दिस टाइम इन यूटी? I think Umar Abdullah this time is a changed chief minister. He is a better chief minister. He is a more approachable chief minister. He is somebody who is trying to do whatever he can do within the framework of the powers that he has. At times he appears to be little down, but yes, he is somebody who is hopeful, who gives us hope. और आपने देखा जैसे पिछले दिनों मैराथन दौड़े और हमेशा हमें रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके भी। तो आई थिंक ही इज़ द बेस्ट चॉइस टू बी द चीफ मिनिस्टर, somebody who is now a very experienced chief minister, but obviously there are certain parameters within which he is working, और I hope if he gets more powers he'll work much better. एंड एट द सेम टाइम पिछले 6 सालों से मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, शायद वो अब जम्मू कश्मीर को अच्छे से समझ भी चुके हैं कि लोगों को और उनकी नर्व को। हाउ यू सी लेफ्टिनेंट गवर्नर? मेरे सिलेबस से बाहर जा रहे हो आप, बट आई थिंक वो रहता है ना कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। देखिए, बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। अब तो जैसे आपने कहा उनको इतना तजुर्बा हो गया है, जम्मू कश्मीर के हु इज हु, कौन कितने पानी में है वो जानते हैं, बड़े तजुर्बेकार हैं। और मुझे ये लगता है कि उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते उनके तजुर्बे से हम फ़ायदा ले सकें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं ये भी कहूँगा कि बहुत से उनके इनिशिएटिव ऐसे हैं जो लोगों तक शायद उस निगाह से पहुंचाए नहीं गए, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ पीपल आर क्रिटिकल ऑफ हिम, बट आई थिंक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उनके बड़े अच्छे इनिशिएटिव आप देख लें, इलेक्शन यहाँ करवाना, G20 यहाँ करवाना, टूरिज्म का बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाना, दोज आर वेरी वेरी लैंडमार्क डिसीजंस दैट ही हैज टेकन। तो मेरा हमेशा ये एम रहता है कि मैं चीज़ों को पॉजिटिवली देखूं, अच्छी चीज़ों को देखूं। तो आई थिंक ये समबडी जिन्होंने हमें बुरे टाइम से, टर्मोइल से निकाल के स्टेबिलिटी और पीस की तरफ लाया है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद अगर हम लेके चलेंगे तो हम बेहतर करेंगे। खालसा साहब, आप लंबे समय से पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत क्लोज रहे हैं, मतलब तकरीबन बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ नजदीक रहे हैं, कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा? ना, पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा।
क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। पॉलिटिक्स को समझना, पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करना, पॉलिटिकल लोगों से दोस्ती रखना इज़ अ डिफरेंट थिंग। पॉलिटिक्स में एक्चुअली पार्ट लेना इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। बहुत पहलू हैं पॉलिटिक्स के, इट्स नॉट ईजी बीइंग अ पॉलिटिशियन। मैं ये मानता हूँ कि सरकार चलाना और सरकार बनाना दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं अपना रोल ऐसे देखता हूँ कि अब जो बनी सरकार है उसमें मुझ जैसे लोग जो कुछ कुछ चीज़ें जानते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ कंट्रीब्यूट अगर हम कर सकें सरकार को बेहतर करने के लिए, लोगों के लिए पॉलिसी बनाने में, दैट काइंड ऑफ रोल आई थिंक। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डिफिकल्ट गेम, एंड जितना इसमें एफर्ट और जितना इसमें मेहनत है उतना शायद लोगों को रिटर्न नहीं आता। तो इट्स नॉट अ वेरी इजी प्लेस टू बी। पर आपने शायद, आपके बहुत सारे नजदीकी दोस्त रहे जो बहुत पॉलिटिक्स में आए भी आपके साथ चलते चलते और बहुत आगे भी निकल गए, उसके बाद ग्राफ भी चेंज हुए, मगर आपको कभी किसी ने कहा नहीं, क्योंकि आप क्लोज भी बहुत रहे, कि आइए पॉलिटिक्स में आप ही चुनाव लड़िए, आप ही इस ऐसा नहीं तरफ कि आइए? मुझे कहा नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे ऑफर नहीं हम्म, हुआ, ऐसे नहीं कि लोगों ने आप चाहते नहीं थे? नहीं, मैं चाहता नहीं था, बिकॉज मुझे इस बात का आज तक, हम्म, आगे क्या है मैं ये कह नहीं हम्म, सकता भगवान ने क्या आगे मेरे लिए डिसाइड किया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, बिकॉज आई डोंट सी माई सेल्फ बींग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ पॉलिटिशियन। वो डिफरेंट बॉल गेम है, उसके लिए हाँ। डिफरेंट तरह की सलाहियतें चाहिए जो शायद मुझ में नहीं है। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में वाकई में एक बहुत चेंज आया है पिछले अगर 5 7 10 साल, एक डेकेड देखें तो? देखिए, पॉलिटिक्स लाइक एनी अदर थिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस। हम्म, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन पॉलिटिक्स जो सर्कमस्टांसेस जो है वो डिक्टेट करते हैं। जैसे 370 के बाद अलग डायमेंशन था, उससे हम्म, पहले अलग डायमेंशन था। प्रधानमंत्री मोदी के आने से जो एक जम्मू कश्मीर पे फोकस आया डेवलपमेंट पे, हम्म, उससे एक असर पड़ा। आपने देखा बहुत से यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में आए, जी, ऑपोजिशन कैसा है। तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में चेंज तो आता है और आता भी रहेगा, लेकिन क्या वो चेंज बेहतरी की तरफ है? अब जैसे मैं बोलूंगा, मैं हम्म, पॉजिटिव चीजें देखता जी, हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब ने सोनमर्ग की टनल इनॉग्रेशन पे पूरे देश के सामने ये कहा कि प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया कि यहाँ जो असेंबली इलेक्शन हुए वो फ्री एंड फेयर हुए। फिर हुए, और ये कितना बड़ा स्टेटमेंट था फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर। जी, सो अगर आप पुराने इलेक्शंस की बात करें तो हमेशा लोग एस्पर्शन कास्ट करते थे। बिल्कुल, तो ये एक पॉजिटिव चेंज है टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, टूवर्ड्स गवर्नमेंट फंक्शनिंग, टूवर्ड्स हाउ डेमोक्रेसी इज फंक्शनिंग इन गवर्नमेंट, एंड क्रेडिट टू द इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इस तरह के चेंजेस जो है फॉर द गुड आर ऑलवेज वेलकम। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर एक सही सही डायरेक्शन पे जा रहा है अब आगे, कहीं ना कहीं, जिसको एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात हर बार प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स देम? देखिए, मैं कोई इतना बड़ा नहीं, व्हाट क्या, एज ए जम्मुआइट, व्हाट यू फील? in my humble opinion, it's not easy running Jammu and Kashmir. It's not easy leading Jammu and Kashmir. Not only for the government of India, but people who are at the helm in Jammu and Kashmir. So it has to be a very steady, slow pace, but a stable pace. तो अगर आप पिछले आंकड़े देखें और नई डेवलपमेंट्स देखें तो वी आर मच बेटर। हमारे इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन की बात की, अब शायद पंचायत का भी इलेक्शन करने लगे हैं। तो ये जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होंगे तो डेमोक्रेसी पनपेगी, और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए डेवलपमेंट जो है वो बेहतर होगी। तो मुझे लगता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बट येस, हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, हमें कभी ये नहीं सोचना, जैसे मैंने पहले कहा, मैं जी, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और मैं हमेशा देखता हूँ ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी, हम्म, बट लार्जर गोल को देखते हुए यू शुड ऑलवेज थैंक पीपल जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। थैंक यू वेरी मच कालरा साहब। यू आर ऑलवेज, तो हमेशा आपके साथ बात करके अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़े ऑनेस्ट जवाब आपने दिए। कोशिश की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इस तरफ नहीं गए, उस तरफ नहीं गए, बट आपने बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव में ये कहा कि पॉलिटिक्स इज ए डिफिकल्ट गेम, और मैंने ये गेम चुनी नहीं, मैंने क्रिकेट चुना जिसमें सीधा खेलना होता है। तो उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और सबसे बड़ी बात है कि सिविल सोसाइटी का रोल क्या है जम्मू कश्मीर में, उसको एक पॉजिटिव तरीके से हम कैसे निभा सकते हैं, शायद इस इंटरव्यू से आप ये समझ पाएंगे। बहुत धन्यवाद।